आज सुबह ना जब देश जागा तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में रातों रात 2.5 से लेकर 3.5 रुपए तक का भारी उछाल आ चुका था। बाप रे, मतलब ये सच में लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। हाँ बिल्कुल। और 15 मई 2026 की इस सुबह ने सच कहूं तो हर किसी के घर का बजट अचानक से हिला के रख दिया है। सही कहा। और इसमें सबसे अजीब बात तो ये है कि इस उछाल का कारण किसी शहर का लोकल पेट्रोल पंप नहीं है। हाँ, बल्कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है। और उसके साथ ही कुछ बहुत ही जटिल आर्थिक नीतियां भी जुड़ी हुई हैं। तो इस नए और बहुत ही गहरे विश्लेषण में स्वागत है सभी का। आज हम सरल रिपोर्ट नाम के काफी विस्तारित दस्तावेज को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये बढ़ी हुई कीमतों का रोना रोना नहीं है, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम को समझना है। सही बात है। हम उस पूरे सिस्टम को समझेंगे जो ये तय करता है कि आखिर पेट्रोल पंप की मशीन पर क्या नंबर छपेगा। और ये इकोसिस्टम इतना पेचीदा है ना कि इसमें भू राजनीति से लेकर हमारे देश के टैक्स के मकड़ जाल तक सब कुछ आपस में उलझा हुआ है। हाँ, तो आज हम उन सभी तारों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पर शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर देनी चाहिए। हाँ, वो न्यूट्रलिटी वाली बात। देखिए, इस चर्चा में केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स मॉडल की बात जरूर होगी, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम पूरी तरह से तटस्थ रहकर सिर्फ उन आर्थिक तथ्यों को सामने रखने आए हैं जो सरल रिपोर्ट में दर्ज हैं। बिल्कुल, तथ्य ही इस चर्चा का आधार है। तो चलिए आज सुबह की जो जमीनी हकीकत है उस पर नजर डालते हैं। हाँ, आज जो लोग टंकी फुल कराने गए होंगे उनका अनुभव काफी अलग रहा होगा। वही तो, उन्हें अलग अलग शहरों में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिला होगा। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि कलकत्ता में आज पेट्रोल का भाव 108 रुपए 70 पैसे के पार चला गया है। और मुंबई में ये कीमत 106 रुपए 68 पैसे के आसपास है। और हैदराबाद में तो स्थिति और भी गंभीर है। वहां दाम लगभग 102 रुपए के करीब पहुंच गए हैं। पर दूसरी तरफ अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां कीमतें 97 से 98 रुपए के बीच रुकी हुई हैं। ये अंतर सच में हैरान करने वाला है। मतलब एक ही देश में एक ही दिन में इतना बड़ा फासला। हाँ, ये थोड़ा अजीब तो लगता है देखने में। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। कल्पना कीजिए कि पूरे देश में एक ही ब्रांड का और एक ही पैकेट वाला बिस्किट बिक रहा है। अच्छा, बिस्किट का उदाहरण? हाँ, मतलब अगर दिल्ली में वो बिस्किट 5 रुपए का मिल रहा है और सीमा पार करते ही हैदराबाद या कोलकाता जाते जाते उसी बिस्किट की कीमत में 10 से 12 रुपए का अंतर आ जाए तो लोग बवाल कर देंगे। बिल्कुल, लोग हंगामा कर देंगे। हर कोई पूछेगा कि एक ही सामान के लिए अलग अलग राज्यों में इतनी अलग कीमत क्यों है। लेकिन पेट्रोल के मामले में लोग इस अंतर को रोज चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, तो इस बिस्किट वाले उदाहरण से हमें क्या समझ आता है? देखिए, इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो पूरी तरह से हमारे देश के टैक्स ढांचे में छिपा है। भारत में पेट्रोल और डीजल पर मुख्य रूप से 2 तरह के टैक्स लगते हैं। अच्छा, वो 2 टैक्स कौन से हैं? पहला है एक्साइज ड्यूटी, जो केंद्र सरकार लगाती है। ये टैक्स कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में एक समान होता है। ठीक है, मतलब ये तो बदलता नहीं है? नहीं, ये नहीं बदलता। लेकिन कहानी में जो असली मोड़ आता है वो राज्य सरकारों के टैक्स की वजह से आता है। इसे हम वैट या वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। मतलब हर राज्य अपनी मर्जी से तय करता है कि उसे कितना टैक्स वसूलना है? मर्जी से ज्यादा ना, ये उनकी आर्थिक जरूरतों पर निर्भर करता है। हर राज्य की अपनी विकास योजनाएं होती हैं और अलग अलग खर्चे होते हैं। हाँ, ये तो है। हर स्टेट का अपना बजट होता है। बिल्कुल। कोई राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च कर रहा होता है तो किसी पर कर्ज का बोझ ज्यादा होता है। उसी के हिसाब से वो पेट्रोल पर अपने वैट की दरें तय करते हैं। तो यही मुख्य वजह है कि कोलकाता और दिल्ली जैसे शहरों की कीमतों में 10-12 रुपए का भारी अंतर आसानी से देखने को मिल जाता है। एकदम सही। टैक्स का ये ढांचा एक राज्य से दूसरे राज्य में पूरी तरह से अलग तरीके से काम करता है। लेकिन एक मिनट, टैक्स का ये ढांचा तो दशकों से चला आ रहा है ना? हाँ, सिस्टम तो वही है। राज्य अपना वैट ले रहा है और केंद्र अपनी एक्साइज ड्यूटी ले रहा है। अगर सिस्टम बिल्कुल वही है तो फिर आज 15 मई को अचानक ही 3.5 रुपए की वृद्धि क्यों हो गई? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि इस चिंगारी की शुरुआत हमारे देश के अंदर से तो नहीं हुई है। हाँ, वही तो। तो सरल रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है?
रिपोर्ट एक बहुत ही बुनियादी तथ्य की ओर इशारा करती है और वो ये कि भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से आयात करता है। 85%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। और इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल $75-80 से उछलकर सीधे $100 प्रति बैरल के पार हो गया। बाप रे, सीधे सीधे 25% की छलांग। हाँ, और ये छलांग कोई आम घटना नहीं है। इसके पीछे की भू राजनीति इतनी उलझी हुई है कि एक छोटी सी घटना पूरे ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा सकती है। जैसे कि अभी मिडिल ईस्ट में जो हलचल चल रही है। बिल्कुल। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जो हालिया तनाव बढ़ा है उसने तेल के बाजार की नब्ज तेज कर दी है। और इस पूरे इलाके में सबसे अहम जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पर मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। रिपोर्ट में रशिया यूक्रेन युद्ध और उसके प्रतिबंधों का भी जिक्र है। हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। पर रशिया यूक्रेन का मामला तो अब काफी पुराना हो चुका है ना, सालों बीत गए हैं इस बात को। तो क्या ग्लोबल मार्केट इतने सालों में इसके लिए तैयार नहीं हो पाया था? ये सोचना लाजमी है। मेरा मतलब है बाजार तो भविष्य को देखकर चलता है ना, फिर पुरानी बातों का अब इतना असर क्यों दिख रहा है? और दूसरी बात ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना अहम क्यों है? समुंदर तो बहुत बड़ा है, जहाज कहीं और से क्यों नहीं निकल जाते? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है ना वो ये है कि हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन बाहर से देखने में जितनी मजबूत लगती है अंदर से उतनी ही नाजुक है। अच्छा, मतलब ये काफी फ्राजाइल है? बिल्कुल। रशिया यूक्रेन युद्ध भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन हाल ही में रशिया की ऑयल रिफाइनरीज पर जो सटीक हमले हुए हैं उन्होंने उत्पादन की क्षमता को सीधा नुकसान पहुंचाया है। ओह, तो जब रिफाइनरी ही नहीं चलेगी तो तेल बाजार में आएगा कैसे? सही पकड़ा। और जहां तक बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की है तो ये कोई आम समुद्र नहीं है। ये भौगोलिक रूप से इतना संकरा समुद्री रास्ता है कि दुनिया का करीब 20% तेल सिर्फ इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है। 20%? मतलब ये एक तरह का बॉटलनेक या चोक पॉइंट है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, चोक पॉइंट। ये इतना संकड़ा है कि अगर वहां युद्ध की स्थिति बनती है या किसी एक देश ने नाराजगी में वहां जहाजों की आवाजाही रोक दी या कोई बड़ा जहाज वहां फंस गया तो आप इसे बाईपास नहीं कर सकते। रातों रात दुनिया के 20% तेल की सप्लाई ठप हो जाएगी। और जब दुनिया के पास तेल कम होगा और मांग उतनी ही रहेगी तो अर्थशास्त्र का सीधा और निर्मम नियम यही कहता है कि कीमतें आसमान छुएंगी। बिल्कुल। मिडिल ईस्ट का तनाव और रशिया की रिफाइनरीज पर हमले, ये दोनों मिलकर एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं जिसने कच्चे तेल को $100 के पार धकेल दिया। तो एक तरफ मिडिल ईस्ट का तनाव है और दूसरी तरफ रशिया का उत्पादन गिरना। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे। वो क्या? अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो हमेशा से ही अस्थिर रहा है ना। 2022 से लेकर 2026 की शुरुआत तक भी दुनिया में काफी उथल-पुथल रही है। हाँ, उथल-पुथल तो रही है। फिर भी इन 4 सालों में हमारे देश में पेट्रोल की कीमतें लगभग शांत क्यों थीं? बीच में तो एक बार 2 रुपए की कटौती भी की गई थी। हाँ, की गई थी। तो उस दौरान ग्लोबल मार्केट में तेल हमेशा सस्ता तो नहीं था, तो ये शांति कैसे बनी रही इतने साल? ये खामोशी ना एक बहुत बड़े आर्थिक शॉक एब्जॉर्बर का नतीजा थी। 2022 से 2026 के बीच जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ीं, तो भारत में इसका सीधा असर आम जनता तक नहीं पहुंचने दिया गया। तो असर गया कहाँ? किसी ने तो नुकसान उठाया होगा। देश की जो प्रमुख सरकारी तेल कंपनियां हैं, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उन्होंने इस बढ़ी हुई कीमत का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। अच्छा, तो मतलब कंपनियों ने घाटा सहा? बिल्कुल। अक्सर देश में चुनावों के माहौल को देखते हुए या लोगों को महंगाई के अचानक झटके से बचाने के लिए इन कंपनियों ने भारी नुकसान सहाकर भी कीमतें नहीं बढ़ाईं। सरल रिपोर्ट में इसके लिए एक बहुत ही टेक्निकल शब्द इस्तेमाल किया गया है, अंडर रिकवरीज। अगर मैं इसे रोजमर्रा की भाषा में समझना चाहूं तो इसका क्या मतलब हुआ? अंडर रिकवरी का सीधा गणित यह है कि तेल कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल खरीदने, उसे भारत लाने, रिफाइन करने और पेट्रोल पंप तक पहुंचाने में कुल 100 रुपए का खर्च आ रहा है। ठीक है, 100 रुपए लग गए। लेकिन सिस्टम की शांति बनाए रखने के लिए वो उसे जनता को सिर्फ 95 रुपए में बेच रही है। तो हर 1 लीटर पे कंपनी अपनी जेब से 5 रुपए का नुकसान उठा रही है। सही बात है। जब पूरे देश में करोड़ों लीटर
तेल हर दिन बिकता है ना, तो ये 5 रुपए का नुकसान जुड़ते जुड़ते कुछ ही महीनों में हजारों करोड़ों के घाटे में बदल जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के सारे खर्चे, राशन, बिजली का बिल, सब कुछ सालों तक अपने क्रेडिट कार्ड पर डालता रहे। हाँ, बिल्कुल वही सिचुएशन है। उसे लगता है कि अभी तो पैसे देने नहीं पड़ रहे हैं, जिंदगी बहुत मजे में चल रही है। लेकिन फिर एक दिन अचानक से बैंक का वो लंबा चौड़ा बिल आता है, और वो भी भारी भरकम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। ये तुलना 100% सटीक बैठती है। तो आज जो हम ये 3-4 रुपए की बढ़ोतरी देख रहे हैं, क्या वो उसी पुराने क्रेडिट कार्ड के बिल के फटने जैसा है? इस घाटे के पहाड़ों को बर्दाश्त कर सकती हैं। हाँ, उन्हें भी तो अपना बिजनेस चलाना है। बिल्कुल। पिछले 2-3 सालों में जो अंडर रिकवरी का बिल जमा हुआ है ना, आज की ये बढ़ोतरी उसी पुराने बिल की भरपाई है। जब कंपनियों के लिए अपने डेली ऑपरेशंस का खर्च निकालना भी मुश्किल होने लगता है, तो कीमतों को बढ़ाने के अलावा और कोई आर्थिक विकल्प नहीं बचता। सही बात है। कोई भी व्यवस्था लंबे समय तक घाटे में थोड़ी ना चल सकती है। नहीं चल सकती। तो अब तक हमारे सामने 2 बड़े कारण आ गए हैं। पहला, $100 प्रति बैरल के पार जाता अंतर्राष्ट्रीय कच्चा तेल, और दूसरा, तेल कंपनियों का वो जमा हुआ पुराना घाटा, यानी उनका क्रेडिट कार्ड बिल। हाँ, ये 2 झटके तो हैं। लेकिन रिपोर्ट एक तीसरी और बहुत ही खामोश ताकत की तरफ भी इशारा करती है, जो बिना किसी शोर शराबे के हमारे तेल के आयात को और भी ज्यादा महंगा बना रही है। और वो ताकत है हमारी खुद की मुद्रा, यानी रुपया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो मुद्रा का उतार चढ़ाव इस पूरी पहेली का एक ऐसा हिस्सा है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो वो कैसे? हम सब जानते हैं कि जब भारत विदेश से कच्चा तेल खरीदता है, तो हम उन्हें रुपए में भुगतान नहीं करते। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह से अमेरिकी डॉलर पर निर्भर करता है। तो डॉलर की कीमत में होने वाला एक छोटा सा बदलाव पेट्रोल पंप की मशीन पर क्या असर डालता है? इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 बैरल कच्चे तेल की कीमत $100 है। ठीक है, $100। अगर उस दिन 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 80 रुपए है, तो भारत को वो 1 बैरल तेल खरीदने के लिए 8,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। समझ गई। 80 गुना 100 यानी 8,000। अब मान लीजिए कि 1 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बिल्कुल नहीं बढ़ती, वो $100 पर ही रुकी रहती है। लेकिन अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई, या दुनिया भर में अनिश्चितता इतनी बढ़ गई कि इन्वेस्टर्स ने डॉलर खरीदना शुरू कर दिया। अच्छा, जिससे डॉलर और स्ट्रांग हो गया? बिल्कुल। इससे डॉलर मजबूत हो गया और हमारा रुपया कमजोर हो गया। अब मान लीजिए $1 85 रुपए का हो गया। तो अब उसी $100 के तेल के लिए हमें 8,000 की जगह 8,500 रुपए देने पड़ेंगे। एकदम। तेल का भाव 1 सेंट भी नहीं बढ़ा, फिर भी भारत के लिए वही तेल 500 रुपए प्रति बैरल महंगा हो गया। बाप रे। पिछले कुछ समय में डॉलर के मुकाबले रुपये ने जो कमजोरी देखी है ना, उसने हमारे इंपोर्ट बिल को चुपचाप बहुत बढ़ा दिया है। ये तो सच में एक अदृश्य मार है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कल को कूटनीतिक शांति हो जाए और युद्ध रुक जाए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता भी हो जाए, हाँ, फिर भी लेकिन किसी कारण से डॉलर लगातार मजबूत होता रहे, तो भी आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलेगी। एक तरफ तो तेल के असली दाम बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस करेंसी से हम उसे खरीद रहे हैं वो करेंसी ही महंगी होती जा रही है। ये तो सच में एक दोहरा झटका है। और जब अर्थव्यवस्था को तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव पड़ता है। ये सिर्फ पेट्रोल के महंगे होने तक सीमित नहीं रहता। तो ये और कहाँ असर डालता है? ये पूरे देश के क्रेडिट बैलेंस को हिलाकर रख देता है, जिसका असर हर आयात होने वाली चीज पर पड़ता है। तो हमने 7 समंदर पार के कारण देख लिए, डॉलर का गणित भी समझ लिया और कंपनियों की मजबूरी भी देख ली, लेकिन अब उस हिस्से की बात करते हैं जो हमारे अपने देश के सिस्टम के भीतर है। हाँ, टैक्स वाला मुद्दा, जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है। बिल्कुल। सरल रिपोर्ट के आंकड़े एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर पेश करते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर कोई 100 रुपए का पेट्रोल खरीद रहा है, तो असल में उस तेल की जो बेस प्राइस यानी मूल कीमत है, वो सिर्फ 50 से 55 रुपए के बीच ही होती है। ये सच है। पेट्रोल की कीमत का लगभग आधा हिस्सा सीधे तौर पर टैक्स और कमीशन होता है। मतलब अगर तेल 55 रुपए का है, तो बाकी का 45 रुपया कहाँ जा रहा है? वो पैसा 3 मुख्य हिस्सों में बंटता है: सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वैट और डीलर का कमीशन।
अच्छा, तो इस पैसे का होता क्या है? एक्साइज ड्यूटी के जरिए जो पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है, उसका इस्तेमाल बड़े नेशनल प्रोजेक्ट्स में होता है, जैसे हाईवे निर्माण, रेलवे का आधुनिकीकरण और देश के रक्षा बजट में। और स्टेट वैट का पैसा? दूसरी तरफ स्टेट वैट से जो पैसा राज्य सरकारों को मिलता है, उससे वो अपने राज्यों के भीतर की योजनाएं चलाती हैं, कर्मचारियों की सैलरी देती हैं और अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करती हैं। देखिए, सोर्स में एक बहुत ही बड़ी और पुरानी बहस का भी जिक्र है, और वो है पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग। हाँ, ये एक बहुत पॉपुलर डिमांड है। रिपोर्ट साफ कहती है कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आया जाए और उस पर 28% का सबसे मैक्सिमम स्लैब भी लगा दिया जाए, तो भी कीमतें गिरकर 70 से 75 रुपए तक आ सकती है। बिल्कुल आ सकती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर जीएसटी से आम लोगों को सीधे तौर पर इतनी बड़ी राहत मिल सकती है, तो इसे लागू करने से सरकारें पीछे क्यों हट जाती है? समस्या कहाँ है? इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है और इसका जवाब राज्य और केंद्र सरकारों के राजस्व मॉडल के इतिहास में छुपा है। वो कैसे? जब देश में पहली बार जीएसटी लागू हुआ था, तो राज्य सरकारों ने देश में एक वन नेशन वन टैक्स व्यवस्था बनाने के लिए अपने टैक्स वसूलने के कई अधिकार छोड़ दिए थे। हाँ, पहले तो अलग-अलग टैक्स होते थे ना। अब राज्यों के पास अपनी इंडिपेंडेंट इनकम के लिए क्या बचा है? आज के समय में राज्य सरकारों के पास सीधे तौर पर अपनी मर्जी से टैक्स लगाकर बड़ी कमाई करने के लिए मुख्य रूप से दो ही चीजें बची हैं। एक है शराब और दूसरा है पेट्रोल डीजल। इसीलिए रिपोर्ट में इन दोनों को गोल्डन गूस यानी सुनहरी मुर्गी कहा गया है। एकदम सही। कोई भी राज्य सरकार इस सुनहरी मुर्गी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। क्योंकि अगर ये भी चला गया तो उन्हें पैसों के लिए सिर्फ काउंसिल पर डिपेंड रहना पड़ेगा। हाँ, अगर पेट्रोल को भी जीएसटी में शामिल कर लिया गया, तो राज्यों को अपने राजस्व के लिए पूरी तरह से जीएसटी काउंसिल पर निर्भर होना पड़ेगा। पेट्रोल एक ऐसा उत्पाद है जिसके बिना कोई भी अर्थव्यवस्था चली नहीं सकती। हाँ, चाहे कितनी भी महंगाई हो, लोग इसे खरीदना थोड़ी ना बंद कर सकते हैं। इसीलिए सरकारों के लिए टैक्स वसूलने का ये सबसे पक्का, निरंतर और सुरक्षित जरिया बन जाता है। यही कारण है कि चाहे कोई भी सरकार हो, राज्य आसानी से इस अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। टैक्स का ये मकड़जाल सच में बहुत गहरा है। तो अब तक हमने पेट्रोल की कीमत के हर एक पहलू को समझ लिया। जियोपॉलिटिक्स, अंडर रिकवरी, डॉलर और टैक्स। हाँ, लगभग सभी बड़े पहलू कवर हो गए। लेकिन अब मैं ना इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखना चाहती हूँ। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ना तो कोई कार है और ना ही कोई मोटरसाइकिल। अच्छा। वो रोज अपनी एक साधारण सी साइकिल से काम पर जाता है या फिर बस में सफर करता है। तो क्या उस साइकिल चलाने वाले या पैदल चलने वाले इंसान को आज पेट्रोल की कीमत में हुए इस 3.5 रुपए के उछाल से कोई फर्क पड़ना चाहिए? टुकड़ों को एक एक करके गिरा देता है ना। बिल्कुल। ईंधन हमारी अर्थव्यवस्था की रगों में खून की तरह दौड़ता है। अगर इसमें कोई भी रुकावट या महंगाई आती है तो पूरे शरीर पर उसका असर होता है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए ना। इसे ऐसे समझिए कि डीजल का दाम 3 रुपए बढ़ गया। अब जो ट्रक किसानों के खेत से सब्जियां और फल लेकर शहर की मंडी तक आ रहा है, उसके ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाएगा। और जब ट्रक का किराया बढ़ेगा तो मंडी में सब्जियों के दाम अपने आप बढ़ जाएंगे। वो चुपचाप अपना डिलीवरी चार्ज बढ़ा देंगी। हाँ, और शहर में चलने वाली बस और ऑटो का किराया भी तो बढ़ जाएगा। बिल्कुल। फैक्ट्रीज में जो जनरेटर और बड़ी मशीनें चलती हैं, उनका खर्च बढ़ेगा, जिससे वहां बनने वाले हर साबुन, कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक सामान की लागत बढ़ जाएगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ साइकिल भी चला रहा है, लेकिन वो बाजार से रेशन खरीद रहा है, साबुन खरीद रहा है या ऑनलाइन सामान मंगवा रहा है, तो वो हर कदम पर इस महंगाई का टैक्स चुका रहा है। सही बात है। उस तक भी इसकी आंच पहुंचेगी। पेट्रोल में 3 रुपए का उछाल देखने में भले ही छोटा नंबर लगे, लेकिन ये एक आम परिवार के पूरे महीने का बजट चुपके से बिगाड़ कर रख देता है। महंगाई का एक ऐसा चक्र शुरू हो जाता है जिससे कोई अछूता नहीं रहता। यही इसकी सबसे कड़वी सच्चाई है। ईंधन की कीमत में कोई भी बदलाव कभी भी अकेला नहीं आता। वो अपने साथ पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई की एक लहर लेकर आता है। तो अगर इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटा जाए ना, तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। पेट्रोल पंप की मशीन पर दिखने वाला दाम कोई साधारण नंबर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है।
ये एक ऐसा मीटर है जो बता रहा है कि मिडिल ईस्ट में कितना तनाव है, दुनिया के बाजार में डॉलर कितना मजबूत है, हमारी तेल कंपनियों ने पिछले सालों में कितना घाटा सहा है और हमारे देश की टैक्स व्यवस्था की क्या मजबूरियां हैं। और शायद इसीलिए सरल रिपोर्ट भविष्य की ओर भी एक मजबूत इशारा करती है। ये बार बार होने वाला संकट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी की तरफ और भी तेजी से बढ़ने का समय आ गया है, या फिर पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को और आक्रामक तरीके से बढ़ाना चाहिए ताकि हम इंपोर्ट पर अपनी इस भारी निर्भरता को किसी तरह कम कर सकें। हाँ, रिपोर्ट में इन दोनों ही विकल्पों पर जोर दिया गया है। पर पता है, भविष्य की इस बात ने ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा विचार डाल दिया है। हम अक्सर पेट्रोल और डीजल की इस परेशानी से बचने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करते हैं। हाँ, ईवी आजकल बहुत चर्चा में है। आज हम कच्चे तेल के लिए दुनिया के कुछ गिने चुने देशों और ओपेक जैसे संगठनों पर निर्भर हैं। अगर वो उत्पादन रोकते हैं तो हम कीमत चुकाते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि कल को जब दुनिया पूरी तरह से बैटरी पर चलने लगेगी तो हम तेल उत्पादक देशों की निर्भरता से तो निकल जाएंगे, लेकिन एक नए जाल में फंस जाएंगे। वही तो, हम शायद उन देशों के जाल में फंस जाएंगे जो बैटरी बनाने के लिए जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल करते हैं। ये बहुत ही सटीक और दूरदर्शी सवाल है। आज जो ताकत तेल के कुओं में है, कल वही ताकत शायद लिथियम और कोबाल्ट की खदानों में होगी। बिल्कुल। क्या हम सच में अपनी निर्भरता खत्म कर रहे हैं या सिर्फ अपनी निर्भरता का स्वरूप बदल रहे हैं? क्या हम एक तरह के एकाधिकार यानी मोनोपोली से निकलकर किसी दूसरे एकाधिकार में प्रवेश करने जा रहे हैं? इस बात पर सच में गहराई से सोचने की जरूरत है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सुनने वाले हर व्यक्ति को जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि आज जो ऊर्जा का खेल हम देख रहे हैं भविष्य में उसके सिर्फ मोहरे बदलेंगे। शतरंज की बिसात शायद वैसी ही रहेगी। बिल्कुल सही कहा। तो बस इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। चीजों की सतह से नीचे उतरकर उनके असली कारणों को समझने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार किसी और जटिल विषय को आसान भाषा में डिकोड करने के लिए हम फिर यहाँ मौजूद होंगे। तब तक सवाल पूछते रहिए और गहराई में उतरते रहिए।